हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 2 मेजर पेपर थर्ड हिस्ट्री का आप सभी बच्चों का जो 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल आता है वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं, क्योंकि आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का सवाल मिलकर टोटल 70 नंबर का सवाल आता है आपको एग्जामिनेशन में। तो चलिए 70 नंबर को हम लोग कंप्लीट करवाते हैं। अगर 5 नंबर में कंप्लीट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी बच्चों को MCQ वीडियो अलग से बना दूंगा जिससे आपका 5 नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल, जहां फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को सिलेबस नहीं मालूम होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे बिना सिलेबस देख के ही क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो गेस्ट पेपर है वो गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं और जब सवाल पेपर नहीं आता तो फिर गेस्ट पेपर वाले को गाली देते हैं, क्योंकि शायद गेस्ट पेपर वालों को सही सिलेबस कहा जाए या फिर उनको भी सही डेप्थ में नॉलेज नहीं है कि क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर सलाह करूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ें, चाहे किसी का भी कंटेंट देखें, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को देख लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट है जो कि आपके सिलेबस से मिलते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना यूनिवर्सिटी का नाम है ना कुछ है। तो आप वहाँ पर देख के सिर्फ अपना सिर ना खपाएं, क्योंकि सिलेबस अगर सही होगा तो ही वो चीज़ फॉलो करिएगा, वरना मत फॉलो करिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो सही लगे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको, हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, यानी जो स्रोत है हमारे पास, जो लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ना है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए या फिर जो फॉरेन अकाउंट्स है वो पढ़ने हैं। फिर प्री हिस्ट्री का आप लोग जानते होंगे हमारे पास पैलोथिक एज, जो न्यूलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक एज हो गया, उनके एक्सपेंशन के बारे में क्या क्या उनके गुण थे ये पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या करना है, प्रोटो हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, जिसमें हड़प्पन सभ्यता हो गया हमारे पास। हड़प्पन सभ्यता तो आपको मालूम है खुद में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में क्या है, आपको वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें ओरिजिन, एक्सपेंशन, सोशल सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी पढ़ना है। रिलीजियस मूवमेंट में जिसमें जैनिज्म प्रिंसिपल हो गए, महावीर स्वामी के लाइफ और टीचिंग्स पढ़ने, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके जो जीवन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी जो शिक्षाएं थी वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर जनपद और महाजनपद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो हर्यक वंश था से लेकर आपको नंद वंश तक पढ़ना पड़ेगा। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन हुआ था बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना, उसका क्या क्या इफेक्ट थे, क्या कारण थे। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ना, तो मौर्य एम्पायर में मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार हो गया, हमारे पास सम्राट अशोक हो गए, सभी के रोल के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट जो जो हुए उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सुंग वंश के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कुषाण वंश हो गया हमारे पास, फिर क्षत्रिय वंश हो गया, सबके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो रुद्रमन था उनके बारे में, उनका जो सातवाहन वंश था उनका डिक्लाइन होने के पीछे क्या कारण था, ये सभी देखिए आपके सिलेबस के पार्ट है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपको संगम एज के बारे में पढ़ना है, ये सारा का सारा। यूनिट 4 में आपको गुप्त वंश के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो गए, जो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है, ये सारा का सारा। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों ये सिलेबस देखिए कंप्लीट होता है। तो ये यूनिट 4 तक आपका सिलेबस है। ठीक है, अब इस सिलेबस से भी जो सवाल पूछे जाएंगे 15 मार्क्स से 5 मार्क्स से, वो मैं आपको यूनिट वाइज सारे के सारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि 5 मार्क्स में कौन कौन से चलिए आते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमारे पास शुरू हो रहा है। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर आप सभी बच्चों को जो भी सवाल लिखे वो हिंदी में लिखे। बोले भैया इंग्लिश में आपने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए आपके पेपर में आएगा तो दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी आएगा। आप जिसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पेपर में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर जो भी सवाल है वो इस प्रकार समझा दूंगा कि आप सही बच्चों को इंग्लिश में अगर आता है तो आप उन सवालों को क्या कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं पहला सवाल। तो पहला ही सवाल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा ये सवाल, और ये सवाल कितने नंबर में आएगा, तो ये सवाल आएगा 5 नंबर के दरमियान में इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों, क्योंकि देखिए हमें पूछा गया कि हमारे भारत का जो इतिहास है उसके जो साहित्यिक स्रोत है, बेसिकली जो लिटरेरी सोर्सेज है, उनके प्रकार बताने और उनका जो महत्व है हमारे जीवन में, उनके बारे में यहाँ स्पष्टीकरण देना है। तो ये सवाल आ सकता है कि एक सवाल हो सकता है कि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में बताएं, या फिर भारतीय स्रोत के साहित्यिक स्रोत के महत्व के बारे में चर्चा करें। अगर ये दो सवाल एक साथ आता है तो हो सकता है ये सवाल 15 मार्क्स में, लेकिन अगर एक टर्म आए, या तो प्रकार बताइए या तो महत्व बताइए, तो 5 नंबर में पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कितना नंबर का, मतलब क्या टर्म लेके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। अगला आपसे ही बच्चों पूछा जा सकता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आपको मालूम है हमारे भारत के इतिहास के बारे में जो भी पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं हमें, उनका वर्णन करने बोला जाता है। और ये सवाल एकदम क्या सकते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साहित्यिक स्रोत से MCQ भी पूछा जाता है, तो साहित्यिक पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनसे MCQ सवाल बहुत अच्छा बनता है हमारे पास। अगला सवाल है, ये सवाल आप उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि विदेशी यात्राओं के विवरण के बारे में आपको फाइयान बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं यात्रियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिनका डेटा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो ये सवाल उसको इंपॉर्टेंट मत मान के चलिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है जो प्राचीन पाषाण युग है,
पैलियोलिथिक एज जिसे कहा जाता है, उसकी विशेषताओं और जो कह सकते हैं विस्तार पूर्वक क्या करना है, इस युग की विशेषताएं और उनके जो विस्तार था उसके बारे में क्या करना है, आपको चर्चा करने बोला गया। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पर जो मेसोलिथिक एज है जिसे हम लोग मध्य पाषाण युग के नाम से जानते हैं, उनके जो प्रमुख स्थल थे और उनकी जो जीवन शैली थी उनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ स्पष्टीकरण देना ये बोला गया। तो मेसोलिथिक एज के जो प्रमुख स्थल और जीवन शैली पे क्या करना है, आपको स्पष्ट करने बोला गया। फिर अगला सवाल है हमारे पास इसी तरह न जो नव पाषाण काल है जिसे हम लोग न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं, तो न्यूलिथिक एज का अर्थ बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है, इसका सबके बारे में विस्तारपूर्वक लिखने बोला गया। ये सवाल अगला क्वेश्चन नंबर 7 को 50 नंबर में इंपॉर्टेंट कर दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का देखिए जो उत्पत्ति हुआ था, उसका जो विस्तार हुआ था और नगर नियोजन था, उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। ये सवाल को 50 नंबर के लिए VVI कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक विशेषताएं थी उनके बारे में आपको क्या चर्चा करने बोला गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये 5 या तो 15 मार्क्स में ये सवाल आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण थे उनका आपको विश्लेषण करने बोला गया या फिर विश्लेषण चर्चा करने बोला जाए, तो ये 5 नंबर में संक्षेप में वो लिख दिया जाएगा, या तो 15 मार्क्स का ये ला सकता है सवाल। तो 5 या 15 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर लिए सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास कि वैदिक सभ्यता जो थी उसकी उत्पत्ति और विस्तार का क्या करना है, आपको वर्णन करने बोला गया है। ठीक है, फिर अगला सवाल है ऋग्वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल है हमारे पास, उसमें समाज, अर्थव्यवस्था और जो शासन व्यवस्था था इसका आपको यहाँ पर तुलना करने बोला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वैदिक धर्म की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में आपको स्पष्ट करने बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं जिनमें महावीर स्वामी जी का जो जीवन है और उनकी जो शिक्षाएं हैं महावीर जैन का, ठीक है, इनके बारे में आपको बताने बोला गया। या तो देखिए गौतम बुद्ध आएगा आपके पेपर में, या तो आपको कह सकते हैं महावीर जैन के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा, तो दोनों में से कोई एक तो पेपर में आएगा, उनकी शिक्षाएं पूछा जाए या फिर कह सकते महात्मा गुप्त, या फिर आपको कह सकते हैं यहाँ पर महावीर जैन के बारे में पूछा जाए, कोई एक जरूर आएगा, इसलिए दोनों तो पढ़ना आपको दोनों ही पड़ेगा। ठीक है, अगला ये सवाल 5 मार्क्स के तरह से भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ 15 मार्क्स से नजर से इंपॉर्टेंट है कि जो जनपद होते हैं और महाजनपद, ठीक है, दोनों की यहाँ पर विकास की व्याख्या करनी बोली गई आपको, तो आप बताइएगा। फिर मगध साम्राज्य का देखिए जो उदय हुआ था, ये 15 मार्क्स से इंपॉर्टेंट करिएगा कि मगध साम्राज्य के उदय के कारण जो थे और उनका जो विस्तार था उनका आपको क्या करना है, वर्णन करने बोला गया है। प्लस ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है 15 नंबर नजरिए से कि सिकंदर ने क्या किया था, भारत पे जो आक्रमण किया था अलेक्जेंडर ने बेसिकली, तो उसके कारण तथा प्रभाव को क्या करना बताने बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जितने भी सवाल आपको दिख रहे हैं यहाँ से ये 5 नंबर में भी आता है और 1 मार्क्स का भी सवाल बहुत सारा बनता है यहाँ पर। ठीक है, जो हिस्ट्री से बेसिकली 1 मार्क्स का तो बहुत ज़्यादा बनेगा यहाँ पर। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन उपलब्धियों पर प्रकाश डाले, ये सवाल 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके उपलब्धियाँ पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स हो जाएगा। जैसे बिंदुसार के जीवन कार्य, ये शायद नहीं आ सकता, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा जाता है। सम्राट अशोक तो एकदम स्टार मार्क कर लीजिएगा कि सम्राट अशोक के जीवन उपलब्धि और उनके धर्म का जो प्रचार था उनके बारे में व्याख्या आपको करने बोला गया है। फिर मौर्य प्रशासन की जो प्रकृति होगी, उनकी जो विशेषताएं होगी, केंद्रीय और जो प्रांतीय जो प्रशासन किस प्रकार कार्य करता था इसके बारे में आपको बोला गया बताने। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के जो कारण था, ये भी इंपॉर्टेंट कर लिए 15 मार्क्स का कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण प्रभाव पर चर्चा करें। शुंग वंश की उत्पत्ति, विस्तार और जो पुष्यमित्र शुंग थे उनकी उपलब्धि और पतन के बारे में बताएं। सेम इसी तरह देखिए कुषाण वंश के बारे में पूछा जाएगा या सातवाहन वंश के बारे में जिसमें गौतमी पुत्र जो सातकर्णी थे उनके बारे में बोला जाएगा, आपको याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि भूमि अनुदान, व्यापार मार्ग और भारत रोम व्यापार की जो विशेषताएं थी वो समझाने बोला गया। और ये भी इंपॉर्टेंट कर ली 5 मार्क्स में कि महायान बौद्ध धर्म के उदय, कला और मूर्ति कला पर आपको क्या करना, एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर करने बोला जाएगा, तो 5 मार्क्स का ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम बात करें संगम साहित्य के बारे में, तो संगम साहित्य से पूछा हुआ है कि संगम साहित्य के आधार पर दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति को क्या करने, समझाने बोला गया। फिर संगम युगीन जो समाज था हमारा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, टिप्पणी करने, टिप्पणी बोला है तो 5 नंबर आएगा। गुप्त वंश की उत्पत्ति और चंद्रगुप्त जो प्रथम थे उनके उपलब्धियों पर चर्चा करने बोला गया है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समुद्रगुप्त के जीवन, देखिए एक किसी सम्राट का यहाँ पर आपसे जीवन, उनकी उपलब्धियां पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो चंद्रगुप्त हो चाहे समुद्रगुप्त हो, पूछा जाएगा ही जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है गुप्तकालीन कला, स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला, साहित्य और धर्म के विकास की व्याख्या करें, ये भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, हटा दी इसे। ठीक है, अगला लेकिन यहाँ पर आ सकता है 5 नंबर में कि गुप्तकालीन राज्य की जो प्रशासनिक और जो कह सकते हैं यहाँ पर संस्थाएं थी उनका विशेषता बताना है। फिर गुप्त साम्राज्य के पतन, ये भी देखिए एक पतन वाला समाज का जरूर आएगा। गुप्तकालीन जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते आप लोग, लेकिन ये वाला 5 मार्क्स में आ सकता है। गुप्तकालीन व्यापार व्यवस्था पर क्या करना, संक्षेप में आपको यहाँ पर चर्चा करने बोला गया है।
तो ये था आप सभी बच्चों का जितना भी आप सभी बच्चों का मेजर पेपर थर्ड हिस्ट्री का 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमने आपको डिस्कस कर दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को हम लोग कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बता देंगे और साथ ही साथ उसके एक वीडियो बाद में आप सभी बच्चों 1 मार्क्स का जो सवाल आएगा वो भी कंप्लीट करवा देंगे अगर आप चाहेंगे तो जैसा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।